जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आज आपके लिए हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2019 में जो वैकेंसी आई थी, यानी कि CN01 2019। ठीक है, यह वैकेंसी 2019 में आई थी और इसका जो CBT1 एग्जाम है वो हुआ था आपका 2021 में। कब हुआ था? ये हुआ था आपका 2021 में। ठीक है, इसकी हम ओरिजिनल आंसर की आपकी लेकर आए हैं आपके सामने। ठीक है, हम इसकी एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम CBT1, जिसके क्वेश्चन टोटल 100 होते हैं और 90 मिनट का आपको समय मिलता है, इसकी जो आंसर की है, ओरिजिनल आंसर की, उसका सॉल्यूशन हम आपको कराने जा रहे हैं। ठीक है, ये आंसर की आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट हो सकती है क्योंकि ये जो रेलवे का रिकॉर्ड रहा है कि वह प्रीवियस ईयर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो आप हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाएं और उनको देखें, सोल्व करने का तरीका समझें। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रह सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जानकारी देता हूं कि मैंने एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम आरआरबी ग्रुप डी 2019 की जो वैकेंसी थी, जिसका एग्जाम 2022 में हुआ था, उसकी भी हमने एक सीरीज शुरू की है। उसमें उस सीरीज में हम अब तक 7 पार्ट ला चुके हैं। ठीक है, तो आप उस सीरीज को भी देखें क्योंकि उस पर बहुत अच्छी आपकी, यानी कि आपका प्यार मिल रहा है, तो आप उसको जरूर देखें। वो आपके आरआरबी ग्रुप डी जो 2025 में तैयारी करने वाले कैंडिडेट है या अभ्यर्थी है, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आज हम इसका एनटीपीसी 2019 जो वैकेंसी है जिसका सोल्यूशन करा रहे हैं, इसका पार्ट नंबर 1 लेकर आए हैं। इससे पहले हम सिर्फ ग्रुप डी की ही सॉल्यूशन करा रहे थे। ठीक है, तो आज हम आपके लिए एक ये भी लेकर आए हैं एनटीपीसी के, और हम इसको तब तक रखें जब तक आपका एग्जाम खत्म ना हो जाए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। ये आंसर की ओरिजिनल आंसर की है और आंसर की आपकी ये मेरी ही आंसर की है। वर्ष 2021 में CBT1 एग्जाम हुआ था। ठीक है, 76 क्वेश्चन इसमें टोटल राइट थे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा है कि यदि यदि आयत की लंबाई में 70% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि क्षेत्रफल समान रहे। तो ये कितने करने की होगी, यानी कि 70 बटे, जब भी कमी की बात आई तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे 170 गुणा 100। तो ये 0 से 0 कटा, ये आएगा 700 बटे 17। इसने कहा है कि एक ही दी है कि निकटतम पूर्ण तक, यानी कि जो निकटतम पूर्णांक है, यानी कि पॉइंट के बाद कोई नहीं लेना है। तो यह आ जाएगा 17 चौके 68, 2 बचा, और यानी कि आपका 17 नब्बे, यानी कि 17 चौके 68, कितना बचा 2, और 17 एकम 17, कितना है आपका 41%। जब हम इसको 100% से माइनस करेंगे, यानी कि 100% से इसको माइनस करेंगे 41% को, तो क्या आएगा आपका 59%। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 2 में कहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि सूरत की 17 वर्षीय बालिका को डैश को सितंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम टोंजा इको जनरेशन, ठीक है, द्वारा भारत का क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया गया। तो ये कौन सी? खुशी चंडालिया। तो ये खुशी चंडालिया, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। 3 में कहा है कि ये आपको एक संख्या दी है में 3 का स्थानीय मान। तो स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान का मतलब है कि जो 3 हुआ उसके बाद जितने भी अंक है उतनी ही जीरो। तो यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने हैं? 8। तो इसको क्या लिख लेंगे, या तो 8 जीरो बढ़ा ले या फिर 10 की पावर 8 लिख सकते हैं। तो 3 गुणा 10 की पावर 8 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ये कौन सी है? ये है नील नदी। नील नदी यह किस महाद्वीप में है, आप मुझे कमेंट में बताएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि ए पैसेज टू इंडिया नामक उपन्यास के लेखक कौन है। तो ये कौन है? E.M. फोस्टर। तो E.M. फोस्टर इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 में कहा है कि ये आपको एक पैटर्न दिया है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़े और दिए गए प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आएगा उसका उत्तर दे। ठीक है,
तो दोस्तों ये आपको इस प्रकार एक देखने को मिल रहा है जिसमें 7, 9, 2 और बीच में कितना है 126। यदि हम 7 की गुणा 2 से करें और फिर इनकी गुणा 9 से करें, यानी कि 7 दूनी 14 और 14 9 में 126, तो 126 हमको प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम 6 की गुणा 5 में और 5 की गुणा 8 में, तो 8 पंजे 40 चौके 40 छक्के कितना हो गया आपका 240, तो 240 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि 6 + 4, ये आपको इनके सिंप्लीफिकेशन से दिया है, सिंप्लीफिकेशन यानी कि 6 और 4 10 गुणा 4/2 प्लस 5 - 3, तो 2 पंजे 10, 5 चौक 20, कितना हो जाएगा 5 चौक, ये हो जाएगा आपका 20 और 5 - 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2, तो +2, तो 20 और 2 22, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, CBT 1 बहुत ही अच्छा एग्जाम था, 100 क्वेश्चन मिले थे। कुछ क्वेश्चन इसमें आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे कि जो आप भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका ये हुआ क्वेश्चन नंबर 8। 3 कारों की चालों का अनुपात 2, 3, 4 है। इन कारों के द्वारा समान दूरी तय करने के लिए जाने वाले समय का क्रम से अनुपात क्या होगा। दोस्तों ये सीरीज मैं आपके लिए इसलिए लाया हूं क्योंकि मैं भी एक रेलवे एम्प्लॉय हूं और मैं चाहता हूं कि आप भी एक रेलवे एम्प्लॉय बने। ठीक है, तो आप मेरी तरह तैयारी करते रहे और नौकरी भी करते रहे। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में कहा है कि तीनों चालों का अनुपात 2, 3, 4 है। इन कारों द्वारा समान दूरी तय करने में लिया जाने वाला समय, तो हमको टी का मान निकालना है। डिस्टेंस कितनी है, सेम है। स्पीड कितनी है, s1। ठीक है, इसी प्रकार अनुपात d/s2 अनुपात d/s3, तो t बराबर क्या हो जाएगा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इनका 12। यदि हम 12 को यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा 2 छक्के 12, यहाँ रखेंगे 12 तो कितना आ जाएगा 3 चौक 12, यहाँ रखेंगे 12 तो कितना आएगा 4 तिया 12, तो ये क्या आ गया आपका 6, 4, 3, तो 6, 4, 3 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों में जो पूछे जाता है उसका ही आंसर देना होता है। जैसे इसने कहा है कि कुछ अंडे प्याज है, माना ये कुछ अंडे है और इनका कुछ भाग प्याज है, इनका कुछ भाग प्याज है और सभी प्याज नीले हैं। जो सारी प्याज है ये क्या है, नीले हैं, तो ये क्या है, नीले हैं। ठीक है, इसके बाद इसने कहा कि सभी अंडे नीले हैं, सभी अंडे तो नीले नहीं है, कुछ अंडे ही नीले हैं, तो ये गलत। इसके बाद कहा कि सभी प्याज अंडे हैं, क्या सभी प्याज अंडे हैं, नहीं कुछ भाग ही अंडे हैं, तो ये भी गलत। तो कोई भी यानी कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, कोई भी निष्कर्ष इसका पालन नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका यह है क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि कोशिका का ऊर्जा इकाई क्या है, तो ये क्या है एटीपी। क्या है कोशिका का ऊर्जा ग्रह यानी कि ऊर्जा इकाई क्या है, जो यानी कि एनर्जी यूनिट है वो कौन सी है आपकी एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस प्रकार डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। और आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, ये होती है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। क्या होती है, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपको फुल फॉर्म देखने को मिल सकती है किसी भी एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि 1/36.18 का मान कितना दिया है 0.0276। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगी, कितनी 2, इसकी पॉइंट हटाएंगे तो कितनी आएगी 1 2 और 1 2। ठीक है, इन 0 को कहाँ ले आएंगे हम, इनके पास में, तो 1/3618 बराबर कितना आ जाएगा 276 अपॉन कितनी 0 हो गई, अब 2 ये और 2 ये। ठीक है, तो हमको पूछा है मान किसका 1/00368 का, 0.00136 का। ठीक है, तो ये 4 0 तो ये हुई और 3 ये हुए, इनके अंक क्या हुए 3 अंक ये हुए, तो ये तो पूरा पूरा इसको आ जाएगा 4 3 7, क्योंकि टोटल अंक कितने हो रहे हैं 7 और 1 8। ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका, क्योंकि ये 2 और 2 4 और 1 की 0 हुई 5। ठीक है, और अंक भी कितने हैं 2 2 4 और 1 5। ठीक है, तो ये क्या आएगा 2760
2760 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है कि दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़े और दिए गए विकल्प का संख्या के मान में चयन करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको सोल्व करें। जैसे 16 और 14 20 हो रहा है, 17 और 13 ये हो रहा है 30, तो आप इनमें ऐड करके आप इसका राइट आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो ये कौन थे, ये थे सुनील अरोड़ा। तो सुनील अरोड़ा इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है कि ये आपको एक यानी कि सिंप्लीफिकेशन दिया है कि इसको सोल्व करना है कि 6 गुणा 2 बटे 8 माइनस 1 प्लस 5, तो 6 दूनी 12 और 5 में से 1 गया कितना बचा आपका 4 और 8 में से 4 गया 4, 6 दूनी 12 और 8 5 13, 8 5 13 और 13 में से 1 गया कितना बचा आपका 12, तो 12 से 12 कटा कितना बचा आपका 1, तो 1 इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसने कहा है कि 25 इसने कहा है कि दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़े और विकल्प के उस स्थान को चुने जो इसको सेटिस्फाई करता है, यानी कि प्रश्नवाचक स्थान पर आ सकता है। ठीक है, तो जैसे 25 64 और 5 8 13 है, तो क्या रिलेशन इनमें बनता है, तो क्या रिलेशन बन सकता है। जैसे 25 है स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है 5 का। इसी प्रकार 64 है, ये किसका स्क्वायर है 8 का। और फिर यदि हम इनको जोड़ दिया जाए तो क्या बचेगा 13। तो क्या यही संख्या प्राप्त हो रही है 5 8 13। ठीक है, तो यही पैटर्न इसको फॉलो कर सकता है। नेक्स्ट में देखते हैं, जैसे 44 किसका है 12 का, तो 12। 36 किसका है 6 का, तो प्लस 6 और 12 और 6 कितना होता है 18, तो ये इसके पैटर्न को फॉलो करता है। तो 12 6 18 इसको फॉलो करता है। तो नेक्स्ट क्या होगा, यानी कि 121 किसका हो 11 का, प्लस 81 किसका हो 9 का, तो 81 और 11 और 9 कितने हुए आपके 20। तो क्या 11 9 20 इसमें कहीं पर है, तो ये रहा 11 9 20 ऑप्शन नंबर 2 में, तो 2 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 16, निम्न में कौन सा राष्ट्रीय द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियों का हिस्सा था। तो जो एक यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें एक तो धुरी राष्ट्र था और एक आपके ये था इनके देश शक्ति था और एक धुरी राष्ट्र था। ठीक है, तो इनमें से कौन धुरी राष्ट्र का हिस्सा था, तो ये कौन था जर्मन। तो जर्मनी इसका राइट आंसर रहने वाला है, तो जर्मनी इसका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है कि ESS एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जो उपयोगकर्ताओं के उद्यमिता संबंधित आंकड़ों के रूपांतरित करने में सक्षम बनाती है। ESS का पूर्ण रूप क्या है, तो ESS की आपको फुल फॉर्म बतानी है। एग्जीक्यूटिव सर्विस सिस्टम। ठीक है, और ये सीरीज सिस्टम है, ये सर्विस सिस्टम है, ये सीनियर सिस्टम है और ये सपोर्ट सिस्टम है। तो सपोर्ट सिस्टम इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो सपोर्ट सिस्टम इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है कि एक व्यक्ति 4000 रुपये प्रत्येक के मूल्य पर 2 वस्तुएं बेचता है। ठीक है, 2 वस्तुएं बेचता है और एक पर 15% का लाभ और दूसरी पर 15% की हानि होती है। कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कुल लाभ या हानि बताना है। तो एक वस्तु 4000 की है, 2 वस्तु कितने की हुई 8000 की। ठीक है, 8000 की, प्रत्येक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 4000 रुपये। ठीक है, तो एक को तो बेचा इसने 15% के लाभ पर और दूसरी को बेचा 15% की हानि पर। तो टोटल लाभ और हानि निकालना है, तो 4000 गुणा इस एक वस्तु को बेचा 15% के लाभ पर, तो 100/115 बराबर 4000 गुणा 100/85। ठीक है, तो यहाँ से हम इन दोनों का अलग अलग मान निकाल लेंगे और फिर हम 8000 से माइनस कर देंगे। 8000 से माइनस कर देंगे इन दोनों को जोड़कर 8000 से माइनस कर देंगे। तो ये कितना आएगा, इधर आएगा, ये आएगा 8000
8,184 और ये कितना है टोटल 8,000 है, तो ये कितना बचेगा 1,800 यानी कि 1,084 सॉरी 184 इसका राइट आंसर रहेगा 184 की हानि। ठीक है, तो आप इस प्रकार इसको सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है कि क्या बोर्डिंग स्कूल प्रणाली बच्चों के लिए लाभदायक है यानी कि लाभप्रदायक है। बोर्डिंग स्कूल प्रणाली, तो तर्क क्या है हमारा, ये तो हो गया प्रश्न, ये है तर्क। जो प्रश्न में दिया है सिर्फ हमको उसका ही आंसर बताना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। जी हाँ, बोर्डिंग स्कूल प्रणाली बच्चों को उसके घरों से अलग करती है जो लाभदायक है, तो ये कथन तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये तर्क बिल्कुल इसका गलत है। तो सेकंड, नहीं, लंबे समय तक माता पिता से अलग रहने से बच्चे के माता पिता के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, जिससे बच्चे की चिंतित या अकेला महसूस कर सकता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो केवल पुष्टि यानी कि केवल सेकंड ही इसकी पुष्टि करता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है कि झेलम का युद्ध, जिसको हाइड स्पीस का युद्ध भी कहा जाता है, तो हाइड स्पीस युद्ध कब हुआ, तो ये कब हुआ था, सिकंदर और पोरस के बीच में। किसके बीच में होता है, सिकंदर और पोरस के बीच में। ठीक है, तो ये किस नदी के किनारे हुआ था, आप मुझे इसको कमेंट में बताएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 21, ये भी आपका कथन निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या माता पिता को अपने बच्चों के लिए युद्ध प्रकार के वीडियो गेम खरीदने चाहिए। ठीक है, तो देखिए तर्क क्या है कि हाँ, इस तरह के गेम्स बच्चों में रणनीति एवं योजना बनाने संबंधित कौशल विकास करने के उपयोग होते हैं। ये तो बात सही है। ठीक है, जितना आप यानी कि जितना आप इनमें दिमाग लगाएंगे तो आप अपना ये दिमाग अपना विकसित कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड का है कि सेकंड सॉरी नहीं, युद्ध प्रकार के खिलौने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देते, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो दोनों ही तर्क अनुसरण करते हैं, दोनों ही तर्क पुष्टि करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है कि दी गई तालिका में निर्दिष्ट वर्षों के दौरान किसी दी गई वस्तु का प्रति किलोग्राम अधिकतम मूल्य क्या है। तो प्रति ग्राम यानी कि प्रति किलोग्राम हमको इसमें मूल्य निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको इनका टोटल करना है। तो टोटल क्या आएगा, 0 और 3 और 1 4, 4 8 और 7, 8 और 3 11, 1 2 और 2 4 और 4 8 और 4 12, ये आ गया 1210 टोटल। और टोटल वैल्यू कितनी है इसकी, यानी कि ये हो गया 5 और 5 और 1 6 और 2 8 और 3 11, 1 2 और 2 4 सॉरी 1 1 2 और 1 3 3 और 1 4, तो ये लगभग 4 या 12 3 टाइम इससे डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि 3.3 इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है कि आपको एक पैटर्न दिया है, आपको उसको क्या करना है, पढ़ना है और इसको फॉलो कर इसका आंसर देना है। जैसे यदि हम बात करें 17 और 13, तो 17 और 13 कितने हुए आपके 30 और 25 15 कितने हुए, ये हुए आपके 40। इस प्रकार 21 और 13 कितने हुए आपके 34 और 10 16 और 10 कितने हुए आपके 26। ठीक है, 49 और 11 कितने हुए आपके 60, 7 और 3 10 कितने, 7 और 3 कितने हुए 10, 32 और 10 कितने हुए आपके 42। ठीक है, तो पहले तो इनमें अंतर कितने का है, ये 10 का है। इधर कितने का अंतर मिल रहा है आपको, यानी कि 4 और 4 8 का। इधर कितने का मिल रहा है, यानी कि ये इस पैटर्न को क्या करता है, फॉलो नहीं करता है। तो दूसरा पैटर्न क्या है इसका, वो चेक करते हैं। जैसे अब जो ऊपर लिखे हुए हैं उनको देखते हैं। ठीक है, जो ऊपर लिखे हुए हैं, यानी कि आपका ये 5 और 3 8, 6 और 1 7, 9 और 3 12, ये भी इस पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें क्या पैटर्न फॉलो करता है, पैटर्न क्या फॉलो करता है कि जैसे ये इससे संबंधित है इसी प्रकार ये इससे संबंधित होगा।
ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये सेटिस्फाई कर पाएगा। तो हमने पहले इस गोले का क्या निकाला, सभी का योग। तो जैसे 15 और 13 कितना हुआ 28, और 25 और 17 कितना हुआ 42, तो ये कितना हुआ टोटल 70। ठीक है। इसी प्रकार हम इसका देखते हैं, तो 49 और 11 और 7 और 3 10, तो ये कितना हुआ 49 11 60 और 10 70, तो ये भी 70 हुआ। तो ये इसको फॉलो करता है। इसी प्रकार इसको चेक करते हैं 21 और 26, ठीक है, 21 और 26 और 10 और 13 23, तो 6 और 3 9, 6 और 3 9 और 1 10, 1 2 और 2 4, 2 6 और 1 7, तो इनका योग भी 70। तो क्या हो रहा है कि सभी का योग क्या आ रहा है 70 आ रहा है। तो जैसे 32 और 18 कितने हुए आपके 50, और 10 60, प्लस क्या करना है हमको 70 बनाने के लिए 10 ऐड करना है, तो 10 ही इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो तीनों का आंसर कितना आना है जोड़कर 10। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा है कि भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में कुल कितना समय लगा। तो 2 वर्ष 11 महीने 17 दिन। वैसे कितने होते हैं 18 दिन लिखा हुआ है, पर इसमें 17 दिन दिए हैं। बाकी ये 2 वर्ष 9 महीने, 2 वर्ष 10 महीने, 2 वर्ष 7 महीने। हमको सिर्फ इतना है कि 2 वर्ष 11 महीने 17 या 18 दिन इसमें आप कर सकते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में कहा है, ये आपका काम समय से क्वेश्चन संबंधित क्वेश्चन है, आप इसको सोल्व करें और मुझे कमेंट में बताएं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा है कि महिला युगल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 किसने जीता। तो ये किसने जीता था, ये जीता था टीमिया बोबोस और क्रिस्टिना मेलाडोनोविक। ठीक है, मेलाडोनोविक, तो ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये कौन है, जॉन मेनार्ड केन्स। तो जॉन मेनार्ड केन्स इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। आपको मुझे बताना है कि ये किस राज्य में है, आप कमेंट में बताइए कि ये किस राज्य में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा है कि ये दिया है कि आपको एक पैटर्न दिया है कि ALBINISSM किसके बराबर है 79 के, हमको इसको बताना है। तो जैसे A कितने पर है 1 पर, L कितने पे है, ये हुआ आपका 12 पर। इसी प्रकार B कितने पर हुआ 2 पर, और I कितने पर है 9 पर, और N कितने पर है आपका 14 पर, और फिर 9 पर, और फिर S कितने पर है आपका 19, और M कितने पर है ये आपका 13 पर। जब हम इनको जोड़ेंगे 9 और 3 12, 2 और 1 3 और 2 5, 9 5 14 और 4 18, 18 9 कितने हो गए आपके 27, 27 और 9 कितने हो गए, ये हो गया आपके 36, और 36 और 3 कितना हुआ 39, 9 1 2 3 4, 4 और 3 7, तो ये कितना आया, इनका योग कितना आया 79। तो इसी प्रकार हमको इनका निकालना है। n कितने पर है, n कितने पे है आपका, ये हुआ 14 पर, और e कितने पर है 5 पर, e कितने पर है 5 पर, और इसी प्रकार u कितने पर है 21, और r कितने पर है 18 पर, o कितने पर है 15 पर, और n कितने पर है ये आपका 14 पर। जब इनको जोड़ेंगे 5 और 5 10, 10 और 10 और 10 और 8 18, 18 8 कितने हो गए आपके, ये वे आपके 18 8 24, और 24 3 27। ठीक है। तो 27 यानी कि 7 लास्ट में किसके है, ये 87, तो 87 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा है कि किसी कोण की माप उसके संपूरक कोण के आधे के बराबर है। ठीक है। तो कोण ज्ञात कीजिए। तो संपूरक की बात कीजिए, संपूरक कितना होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 180, यानी कि दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो इसने दिया है कि ये एक कोण दूसरे कोण के आधे के बराबर है, यानी कि पहला कोण दूसरे कोण के दुगना होगा, यानी कि 2 अल्फा प्लस 1 अल्फा बराबर 180 के। तो ये कितना हुआ 3 अल्फा बराबर 180,
और 3 बराबर किसके होगी, 3 3 18, तो अल्फा बराबर 60, यानी कि 60 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा है कि यदि तीनों संख्याओं का योग शून्य है, तीनों संख्याओं का योग शून्य है तो दी गई विकल्प में से कौन सा हमेशा उन संख्याओं के घनों के योग के बराबर होगा, तो वो क्या होगा, तीनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। माना यह संख्या 5, ठीक है, 5 प्लस 3 और माइनस 8 है, ठीक है, इस प्रकार है। अब इसने यदि हम इनका योग निकाले तो इनका योग क्या आएगा हमारे पास, शून्य, क्योंकि 5 और 3 8, 8 में से 8 गया 0। जब हम इनका क्या निकाल लेंगे, यानी कि हमें इनका निकालने के लिए घनों का योग, तो घनों का योग भी ऐसे ही होगा, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 का क्यूब, ठीक है, 3 3 9 27, 27 प्लस के और माइनस के 68 64 थे 512, ठीक है। तो जब इनके गुणनफल करेंगे तो वो भी क्या आएगा, तीनों संख्या गुणनफल के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा है कि भारत ने पोखरण में पहला नाभिकीय परीक्षण कब किया, तो ये 18 मई 1974, तो 18 मई 1974 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा है कि भारतीय वायुसेना की संस्थापना कब की गई, तो ये संस्थापना कब की गई इसकी, 8 अक्टूबर 1932 को। तो 8 अक्टूबर को ही हमारा वायुसेना दिवस मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की किशोर श्रेणी से संबंधित में कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा है, छोटे कारोबारियों को 25,000 तक के लेकर 5 लाख तक का ऋण, या छोटे कारोबारियों को 50,000 से 5 लाख तक का ऋण, या छोटे कारोबारियों को 35,000 से 7.5 लाख तक का ऋण, या छोटे कारोबारियों को 75,000 से 15 लाख तक का ऋण। तो इसका राइट आंसर रहेगा छोटे कर्मचारी या कारोबारियों को 50,000 से 5 लाख तक का ऋण देने की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर आपका 35 में कहा है कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को किस लड़ाई में हराया था, तो ये किस लड़ाई में हराया था, पानीपत की लड़ाई में, ठीक है, तो पानीपत की लड़ाई में हराया था। तो आपको बताना है कि चौसा का युद्ध कब हुआ और पानीपत का युद्ध कब हुआ था, इन दोनों युद्ध के आपको सन बताने हैं, ठीक है, आप मुझे कमेंट में इसका सन बताएं। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा है कि निम्नलिखित में कौन सी 2018 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए, तो ये कौन थे, नादिया मुराद या अर्थ एस्किन, गलत है, डेनिस मुक्वेज और नादिया मुराद, तो डेनिस मुक्वेज और नादिया मुराद इसका राइट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा है कि कोस थीटा प्लस सेक थीटा, कोस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर √3 है, तो हमको बताना है कि कोस थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा का मान बताना है, ठीक है, तो ये क्या रहने वाला है, तो जैसे कोस क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, या हम ऐसा भी कर सकते हैं यानी कोस थीटा प्लस सेक थीटा का क्या निकाल सकते हैं, क्यूब, तो ये हो जाएगा ए की क्यूब यानी कि कोस, यहाँ पर कोस का क्यूब प्लस सेक का क्यूब प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 3 कोस थीटा इंटू सेक थीटा और कोस थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है। अब इसका जो मान होता है कोस थीटा से सेक थीटा कटा, ये हुआ कट गया इससे, ये बचा यहाँ पर 3, और इसका जो मान है कोस थीटा प्लस सेक थीटा का ये कितना है, √3 है, प्लस जब हम इसको क्या करेंगे, हमको इसका ही मान निकालना है, तो इसको क्या मान लेंगे, x, क्या मान लेंगे x, ये प्लस हो जाएगा और बराबर ये कितना आ जाएगा 3√3, तो ये भी कितना आ जाएगा 3√3, तो x बराबर 3√3 माइनस 3√3, तो ये कट जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा 0, तो 0 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा है कि प्रकृति में पाए जाने वाले धातु यौगिकों को क्या कहा जाता है, तो ये क्या कहा जाता है, खनिज। जो यौगिक यानी कि धातु यौगिक होते हैं उनको क्या कहा जाता है, खनिज। जो प्रकृति में पाए जाते हैं, जो डायरेक्टली प्रकृति में पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, खनिज कहा जाता है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का शुभारंभ कब किया गया। तो ये कब किया गया, ये किया गया 2015 में। तो 2015 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा है कि 120 के भाजकों की संख्या कितनी है। तो 120 के भाजक आपको इसमें बताने हैं। तो जैसे 120 के सबसे पहले क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे। तो 120 के फैक्टर करने के लिए 2 से ये 60, 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5 और 5 से 1। तो क्या आ गए, ये आए गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 पंजे 120। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और 3 की पावर 1 लिख सकते हैं, और 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। जब हम किसी भाजकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जो पावर होती है उसमें +1 कर कर उनकी गुना कर देते हैं। जैसे 3 है, +1 किया 4, गुणा ये 1 है, इसमें +1 किया तो ये हो जाएगा 2, फिर वो भी 1 है तो उसमें भी +1 किया तो ये कितना हो जाएगा 2। तो 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 इसका राइट आंसर रहेगा। तो 16 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा है कि x किसी कार्य को उतने ही तेजी से करता है जितने तेजी से y और z साथ मिलकर उस कार्य को करते हैं। ठीक है, x और y एक साथ मिलकर उस कार्य को z से 3 गुने तेजी से कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर उस कार्य को 15 दिन में करते हैं तो z अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा। तो देखिए, इसने कहा कि x उतने समय में तेजी से कार्य करता है जितने समय में y प्लस z करते हैं। ठीक है, उसी कार्य को पूर्ण करते हैं कि x और y एक साथ मिलकर कार्य को z से 3 गुने तेज कार्य करते हैं। तो अब x प्लस y, ठीक है, जो काम करते हैं वो z से 3 गुना तेज, यानी कि जो z का काम है उससे 3 गुना, ठीक है, कर सकते हैं। यदि तीनों एक साथ मिलकर x प्लस y प्लस z बराबर 15 दिन में करें तो टोटल कार्य को z अकेला कितने समय में कर देगा। ठीक है, तो x का मान कितना है, y प्लस z। ठीक है, तो y प्लस z यहाँ पर रखेंगे तो यह आ जाएगा 2y प्लस z बराबर 3z। ठीक है, ये उधर चल जाएगा तो ये y बराबर किसके आ गया, z के। तो y बराबर किसके आया, z के। हमको z का ही मान निकालना है तो z प्लस z हुआ। ठीक है, इसी प्रकार ये x का मान। ठीक है, तो जब हम x का मान यानी कि y का मान यहाँ रखेंगे, z में 3 y हो जाएगा और ये एक इधर जाकर घट जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 किसके बाद 2 z के। तो ये कितना आ जाएगा, 2 z के। ठीक है, तो टोटल इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 15, 15 चौका 60। तो 60 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा है कि सिपाही विद्रोह का यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आजादी की पहली लड़ाई किस वर्ष की गई थी। तो ये 1857 की जो क्रांति है उसको ही सिपाही विद्रोह या ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आजादी की पहली लड़ाई कहा जाता है। तो ये कहाँ से शुरू हुई थी आपकी, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो आप इसका जो लड़ाई कहाँ से शुरू हुई आप मुझे कमेंट में बताएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 में कहा है कि भूमि पर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो ये कौन सा है, ये है एंजिल, यानी कि एंजिल ग्रसोप्पा जलप्रपात। ठीक है, एंजिल झरना इसको कहा जाता है या एंजिल जलप्रपात इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा है कि 7/9 - 11/12 प्लस 13/16 - 1/8 का मान इसमें बताना है। तो जैसे 7/9 - 11/12 प्लस 13/16 - 1/8, इनको आसान करने का तरीका क्या है, ये सबसे पहले नीचे का एलसीएम ले। ठीक है, तो एलसीएम लेने का क्या तरीका है, सबसे पहले लिखना है जो बड़ी संख्या है उसको, उसमें देखना है इसका कोई भाग है 16 में, नहीं तो इसको पूरा का पूरा लिख देंगे। फिर इसमें देखना है कि 12 का कोई भाग है तो 12 का 4 भी है और 3 भी है, क्योंकि 12 का 4 इसमें 16 में है और 9 में क्या है, 3 है। 16 पूरा का जो 2 है और 8 भी 8 दूनी 16 है, तो 16 में 144।
तो 16 नब्बे 144, इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम कितना है आपका 144, तो 144 तो नीचे रहने ही वाला है, ठीक है। तो 9 से काटेंगे तो 12 नब्बे 144 और 12 सत्ते 84, तो 12 सत्ते 84 माइनस, फिर 12 12 144 और 12 की 11 में गुणा करेंगे तो 12 एकम 12, 12 एकम 12 का 2 का हासिल को लगा 1, 12 एकम 12 और 1 13, ठीक है। ये आ जाएगा 132 प्लस, फिर 16 नब्बे 144 और 13 नब्बे 171, सॉरी 13 नब्बे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 13 नब्बे 117, तो 117 माइनस 18 से 8 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18, 18 अट्ठे 144, तो ऊपर क्या आएगा यानी कि 18, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे और माइनस करेंगे तो आपका क्या बचेगा, ऊपर 79 और नीचे क्या बचेगा 144, तो 79 अपॉन 144 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया है, तो ये किस अनुच्छेद में 326, तो 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया है, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा है कि दो बाइकों के क्रय मूल्य का योग 1 लाख रुपए है, एक बाइक को 20% के लाभ पर दूसरी बाइक को 20% की हानि पर बेचते हैं, तो दोनों बाइक का विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो माना एक बाइक का जो क्रय मूल्य है वो x रुपए है, दूसरी बाइक का कितना होगा, ये होगा 1 लाख माइनस x, ठीक है। पहली बाइक को बेचा 20% के लाभ पर 120 बटे 100, ठीक है, और दूसरी बाइक को बेचा 20% की हानि पर, कितने पर 20% की हानि पर, तो 100 से 100 कटा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो ये 3x है वो 2x से इधर जुड़ जाएंगे, आकर कितना हो जाएगा 3 और 2 5x बराबर कितना हो जाएगा ये 1 लाख के, तो जब काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20,000, तो x का मान कितना आया, ये आया 20,000, ठीक है। 5 चौक 20 होता है यानी कि 5 दूनी 10, ठीक है। अब इसने कहा है कि क्वेश्चन में कहा है कि तो बेची गई पहली बाइक का क्रय मूल्य कितना होगा, तो पहली बेची गई बाइक का हमको क्रय मूल्य निकालना है, तो इसका सेलिंग प्राइस आएगा वो आपका 40,000, इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि एक हुआ x को बेचा हमने 120, ठीक है, दूसरी है आपकी 1 लाख माइनस x, इसको बेचा 20% की हानि पर यानी कि 80 बटे 100, ये कटा 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 3 और 2 आपके हो जाएंगे 5, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5, तो 5x बराबर हो जाएगा आपका, हमको सेलिंग प्राइस बताना है, क्या बताना है, सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय बाइकों के क्रय मूल्य का योग दिया है, ठीक है। तो देखिए इसको क्रय मूल्य का योग दिया है तो हमको क्रय मूल्य पर ही लेकर चलना है, तो ये x हुआ, ये 1 लाख माइनस x हुआ, इस पर कितने का हुआ यानी कि 20% की हानि, तो 20% की हानि का मतलब 100 बटे 80 बराबर ये x है, इस पर 20% का लाभ, तो 100 बटे 120, ये कट जाएगा 100 से 100, 4 से काटेंगे 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, ठीक है। तो इसकी गुना यहाँ पर होगी, ये 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3 माइनस, ये हो जाएगा आपका 3x, 3 और 2 5 और 5 छंग 30, तो ये कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा आपका 60,000, ठीक है। तो दूसरी का बताना था हमको, तो 1 लाख माइनस 60,000 बराबर किसके आएगा 40,000 के, तो 40,000 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के संबंधित सर्वोत्तम निरूपित करता है, तो ये कौन सा है, नदिया गंगा जल निकाय, तो सबसे पहले क्या आएगी, ये आएगी जल निकाय, जल निकाय के अंदर क्या होगा, नदिया,
और नदियों के अंदर क्या है, एक गंगा। तो इसको पैटर्न कौन सा फॉलो करता है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा है कि 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह समान है, एक असंगत है, असंगत की पहचान करें। शिक्षा, चिकित्सक, शिक्षक, चिकित्सक, प्राचार्य और इंजीनियर। तो प्राचार्य इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये इनमें सबसे अलग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा है कि वोल्ट हाइजेनबर्ग का जुड़वा भाई, हाइजेनबर्ग इवा का भाई है, यानी कि वोल्ट हाइजेनबर्ग का जुड़वा भाई है, वोल्ट हाइजेनबर्ग का जुड़वा भाई है, वोल्ट। ठीक है। हाइजेनबर्ग इवा का भाई है, ये किसका भाई है, इवा का। तो ये किसका भाई है, इवा का। न्यूटन इवा का पिता है, न्यूटन इवा का पिता है। और स्काइलर का भाई है, तो ये भाई किसका है, ये भाई है स्काइलर का। ठीक है। इसके बाद स्काइलर के स्काइलर 2 बच्चों की माँ है। ठीक है। तो स्काइलर 2 बच्चों की माँ है, इसके कोई 2 बच्चे हैं और उनके 2 भतीजे हैं। 2 भतीजे कौन हुए, ये हुए। ठीक है। स्काइलर का वोल्ट की माँ से क्या संबंध है, तो स्काइलर का यानी कि इसका वोल्ट की माँ से, वोल्ट की माँ से क्या संबंध रहेगा, तो ये हमको बताना है। न्यूटन की वाइफ से क्या संबंध रहेगा, तो पति की बहन। तो ये क्या रहेगा, पति की बहन इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब की गई, तो ये कब की गई, 2010 में। तो 2010 इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों आज हमने 1 से 50 तक क्वेश्चन देखे, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम 50 क्वेश्चन एक वीडियो में कराते हैं। और ये वीडियो में क्वेश्चन जो हमने कराए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कुछ सॉल्यूशन मैं कराए हैं और कुछ सॉल्यूशन आप भी करें। ठीक है। जो मेरे से कोई मिस्टेक हुई है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करते रहे। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।